चलो 26 मई पे जो पेपर हुआ था उसके डाउट्स हम लोग करेंगे। उसके पहले थोड़े डाउट्स है वो हम लोग करेंगे, डिफरेंट डाउट्स है, स्टूडेंट्स ने पूछा है। तो उसमें फर्स्ट डाउट क्या है, यहाँ पर एक मैग्नेट है, मैग्नेट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, मैग्नेट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है और कैसे रखा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा है। नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ है, साउथ की तरफ मैग्नेट का साउथ है। तो इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, न्यूट्रल पॉइंट्स कहां पर है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, न्यूट्रल पॉइंट्स कहां पर है। तो न्यूट्रल पॉइंट्स कहां पर रहता है, जहां पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, उसका कैंसलेशन होता है, वहां पे न्यूट्रल पॉइंट रहता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कैसा रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा। अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा, साउथ से नॉर्थ तक। साउथ मतलब ये जियोग्राफिक साउथ है, जियोग्राफी के साउथ की तरफ अर्थ का मैग्नेट का क्या रहता है, नॉर्थ रहता है, और जियोग्राफी की नॉर्थ की तरफ क्या रहता है, अर्थ के मैग्नेट का साउथ रहता है। तो नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ, ऐसा डायरेक्शन रहता है ऊपर की तरफ। तो BH का डायरेक्शन ऐसा है, जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ, यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ रहता है, मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ। तो ये ऊपर की तरफ रहता है BH। ठीक है, चलो। तो बार मैग्नेट से अब कैसे लाइंस बाहर आएगा, बार मैग्नेट के जो बाहर लाइन आने वाला है वो कैसा आएगा, नॉर्थ से बाहर निकलेगा, साउथ से अंदर घुसेगा। तो यहाँ से कंप्लीट लाइन रहता है, टूटा हुआ यहाँ पे मैंने दिखाया लेकिन वैसा नहीं रहता है, यहाँ पे कंप्लीट लाइन रहता है। यहाँ से भी नॉर्थ से निकलता है और साउथ से अंदर जाता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बराबर हॉरिजॉन्टल होता है, बराबर BH जैसा होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर BH ये वाला और ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने का पॉसिबिलिटी। अब ये कहाँ पे होगा वो डिपेंड करेगा BH का वैल्यू कितना है और ये मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। नियर मैग्नेट हो सकता है अगर मैग्नेट वीक है, तो अगर मैग्नेट बहुत स्ट्रांग है तो दूर भी हो सकता है। तो मैग्नेट कितना स्ट्रांग है कितना वीक है उसके ऊपर ये पॉइंट कितना दूर है कितना पास है ये हो जाएगा। लेकिन एक ही पॉइंट रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स नहीं रहेंगे, यहाँ पे एक ही पॉइंट रहेगा। ये जो इक्वेटर है मैग्नेट का, ये जो इक्वेटर है इस पे एक पॉइंट लेफ्ट की तरफ रहेगा, एक पॉइंट राइट की तरफ रहेगा, कि जहां पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, जहां पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैंसिल होता है। तो दो जगह पे, एक वेस्ट पे और एक ईस्ट पे, दो पॉइंट्स मिलते हैं। तो आंसर ईस्ट वेस्ट ऑप्शन बी है। जो क्वेश्चन है उसमें आंसर वो क्या है, बी है। क्वेश्चन नहीं पता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, न्यूट्रल पॉइंट्स किधर मिलते हैं, ईस्ट और वेस्ट मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल है। ऐसा एक सर्कुलर लूप है, यहाँ पे एक रोप है, मास अटैच्ड है और वो गोल गोल घूम रहा है। तो एट द लोएस्ट पॉइंट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो एट द लोएस्ट पॉइंट टेंशन कितना रहेगा। तो टेंशन का फॉर्मूला नीचे कितना, ऊपर टेंशन और नीचे जो फोर्सेस है क्या क्या है, एक तो mg नीचे रहेगा, वो रे mv²/r भी नीचे रहेगा। तो दोनों का एडिशन नीचे का और ऊपर का टेंशन दोनों क्या रहने वाले हैं, सेम। दोनों क्या रहने वाले हैं, सेम। उसके बाद इधर देखो क्या है, लिफ्ट में एक आदमी खड़ा है, उसको हमने डिनोट किया है A, और बाहर एक आदमी खड़ा है B। लिफ्ट का एक्सेलरेशन है A, मतलब मैन का और उस मैन का, लिफ्ट का और बॉल का एक्सेलरेशन है A। और मैन ने क्या किया, बॉल को छोड़ दिया, बॉल को ड्रॉप किया। तो अब बॉल का एक्सेलरेशन कितना रहेगा, बॉल को छोड़ने के बाद बॉल का एक्सेलरेशन g रहेगा विद रिस्पेक्ट टू B। मैन ने बॉल को छोड़ दिया, मैन के हाथ में बॉल था, मैन के A वाले के हाथ में बॉल था, तब बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा, A होगा। लिफ्ट का एक्सेलरेशन A है, लिफ्ट के साथ मैन कनेक्टेड है तो मैन का भी एक्सेलरेशन A रहेगा। मैन के हाथ में बॉल है तो बॉल का एक्सेलरेशन भी A रहेगा। तो सबका एक्सेलरेशन, मैन का, लिफ्ट का एंड बॉल का, जब वो दोनों एक दूसरे के हाथ में है तब सबका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड A रहेगा। लेकिन जब मैन बॉल को छोड़ता है तो बॉल इंडिपेंडेंट बन गया, बॉल का लिफ्ट के साथ और बॉल का मैन के साथ कनेक्शन कोई नहीं, तो अपने आप गिरेगा। तो अपने आप गिरेगा मतलब ग्रेविटी पुल करेगा। तो ग्रेविटी कितने से खींचेगा उसको, G से। तो बॉल का एक्सेलरेशन G है, बॉल का एक्सेलरेशन G है विद रिस्पेक्ट टू B।
तो विथ रिस्पेक्ट टू बी जी है। ए का एक्सेलरेशन कितना है, जो आदमी है यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन कितना है, जितना लिफ्ट का है उतना ही आदमी का है, तो आदमी का एक्सेलरेशन कितना रहेगा ए। बी को क्या दिखेगा फिर, बॉल नीचे जा रहा है जी एक्सेलरेशन से और आदमी नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, आदमी या फिर लिफ्ट दोनों का एक्सेलरेशन ए रहेगा। तो ए को कितना लगेगा बॉल का एक्सेलरेशन, ए को कितना लगेगा बॉल का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस आदमी का एक्सेलरेशन जी माइनस ए, तो आंसर क्या आएगा यहां पे जी माइनस ए। ठीक है, चलो ठीक है। तो उसके बाद पेपर के क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, देखो एंड करेक्शन रेजोनेंस कॉलम का 1 है, तो एंड करेक्शन देखो यहां पे मैंने उसका यूज किया है। एक बार मैं कर्सर चेंज करता हूं इधर, तो एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर दिया है। यहां पे मैंने क्लोज पाइप पकड़ा है, क्यों पकड़ा है मैं बोलता हूं बाद में। तो एंड करेक्शन को क्या लिया है मैंने 0.3D, अगर दोनों तरफ ओपन रहता है तो क्या पकड़ना पड़ता था 0.3 एक साइड का और 0.3 एक साइड का, तो 0.6D पकड़ना पड़ता था। D क्या है, इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब। तो एंड करेक्शन इतना पकड़ा है हमने, ठीक है। चलो तब उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द शॉर्टेस्ट लेंथ रेजोनेटिंग विद द ट्यूनिंग फोर्क इज 15, द नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। अब शॉर्टेस्ट रेजोनेटिंग लेंथ कितना आ रहा है, देखो अब क्लोज्ड पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है, ये वाला रहता है। ये जो राइट की तरफ है, जो राइट की तरफ है वो है ट्यूब का फ्रीक्वेंसी, और ट्यूब का फ्रीक्वेंसी और फोर्क का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, क्योंकि रेजोनेंस चल रहा है। तो अब क्या बोल रहा है, लोएस्ट लेंथ है 15 सेंटीमीटर, मतलब लोएस्ट है। अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर तो क्या हो जाएगा, सेम। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर तो सेम ही रहता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो लेंथ छोटा होने के लिए किसको छोटा होना पड़ेगा, इधर छोटा होना पड़ेगा। तो इधर छोटा होने के लिए पी छोटा, पी का क्या रहता है, पी मतलब ओवरटोन का नंबर है। यहां पर जो मैंने पी लिखा है इस फॉर्मूला में, क्लोज्ड पाइप का ये फॉर्मूला है, तो ये पी क्या है, ओवरटोन का नंबर है। जितना ये छोटा होगा उतना लेंथ छोटा हो जाएगा, ठीक है। फोर्क का तो फ्रीक्वेंसी सेम है, उस फ्रीक्वेंसी पे इसको भी आना पड़ेगा रेजोनेंस होने के लिए। तो फोर्क का फ्रीक्वेंसी जो भी है उसी फ्रीक्वेंसी पे ये भी आता है, तो इसको उसी फ्रीक्वेंसी पे आने के लिए लेंथ कम से कम चाहिए। अब लेंथ कम होने के लिए ऊपर का ए भी कम होना चाहिए, ये कम होने के लिए पी कम होना चाहिए। पी कम से कम कितना होता है, 0, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा V/4L, और फ्रीक्वेंसी जो है वो n है, ठीक है। चलो अब दूसरी एक लेंथ है, अब नेक्स्ट लेंथ फाइंड आउट करो बोला है ना, नेक्स्ट लेंथ। तो अब दूसरी एक लेंथ है, उसको मैंने पकड़ा है L। उस लेंथ पर भी फ्रीक्वेंसी उतना ही आता है, लेकिन मोड ऑफ वाइब्रेशन चेंज होता है। अब लेंथ बढ़ेगा तो ऊपर को भी बढ़ना पड़ेगा, V तो नहीं बढ़ेगा ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ऊपर को भी बढ़ना पड़ेगा। अब लेंथ चेंज करने के लिए जनरली क्या करते हैं, इधर इस क्वेश्चन में क्या किया है, लेंथ चेंज किया है कॉलम का। तो कॉलम का लेंथ चेंज करने के लिए यहाँ पे जो वाटर लेवल रहता है, हमें वाटर लेवल, तो वो ऊपर नीचे करके चेंज करते हैं, इसलिए मैंने क्लोज पकड़ा है। लेंथ अगर वेरी करना है तो लेंथ वेरी कैसे करते हैं, ये जो नीचे वाटर लेवल है उसको ऊपर नीचे करके लेंथ वेरी करते हैं। तो वाटर लेवल है मतलब ये क्लोज्ड एंड है, ये ओपन एंड है, तो इसको क्लोज पाइप भी बोलते हैं। तो हमेशा जब लेंथ चेंज होता है तब क्लोज्ड पाइप ही पकड़ो तुम लोग, ठीक है। तो देखो इधर, तो पहला ये फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्या है, लेंथ थोड़ा बढ़ाने का है, लेकिन लेंथ बढ़ने के बाद भी उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होना चाहिए, क्योंकि उसी फोर्क के साथ रेजोनेंस मार रहा है ना, उसी फोर्क के साथ रेजोनेंस मार रहा है, तो उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होना चाहिए। तो लेंथ बढ़ेगा फिर भी ओवरऑल कुछ नहीं बढ़ेगा, मतलब ऊपर का बढ़ना चाहिए, नीचे का बढ़ेगा और ऊपर का बढ़ेगा सेम फैक्टर से, तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो नीचे का लेंथ बढ़ रहा है मतलब ऊपर का बढ़ रहा है, तो इमीडिएटली नेक्स्ट ऊपर क्या है, पी पहले 0 पकड़ा है, तो पी अब क्या पकड़ना पड़ेगा, इमीडिएट नेक्स्ट मतलब 1, मतलब फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट ओवरटोन पकड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट ओवरटोन पे क्या आता है, 2p + 1, तो p कितना है, 1 पुट किया मैंने, तो 2 + 1 कितना आता है,
3v/4l। तो यहाँ पे क्या आता है 3v/4l। यल ये नया लेंथ है, लेंथ बढ़ने के बाद है, लेकिन लेंथ बढ़ने के बाद भी फ्रीक्वेंसी भी सेम ही रह रहा है, ऐसा बोला है ना उधर। तो नंबर 2 और नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड एन ही है, वही फ्रीक्वेंसी है, पहले भी वही फ्रीक्वेंसी था, अब लेंथ बढ़ाने के बाद भी वही फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मोड ऑफ वाइब्रेशन चेंज हुआ है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे इक्वेट किया, ये क्या है v/60 और यहाँ क्या है 3v/4l। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आता है 45। ओके, अंडरस्टैंड करो। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी गलत हुआ है तुम्हारा, पहले भी एक डाउट तुम लोगों ने पूछा है, तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करो कैसा है, एकदम डीपली अंडरस्टैंड करो, ठीक है। चलो डाउट्स पे फोकस करो, जितना डाउट्स अच्छे से करोगे मार्क्स बढ़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये 2 रॉड्स है। अब यहां पर भी पाइप्स कौन से टाइप का है दिया नहीं है, यहां पर भी मैंने पकड़ा है क्लोज्ड पाइप्स। जनरली दिया नहीं रहता है तो क्लोज पाइप्स पकड़ते जाओ। तो 17 डिग्री पे अगर 17 डिग्री पे है तो दोनों का फ्रीक्वेंसी कितना है 300 हर्ट्ज है। लेकिन क्या किया, एक पाइप का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज होने के बाद दोनों को एक साथ बजाया तो अभी ये बीट्स प्रोड्यूस करता है। तो अब ये क्या कर रहा है, बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो पहले वाले का फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल v/4l, ये कितना है 300 है, क्योंकि पहले वाले का टेम्परेचर सेम ही रखा है ना, तो 300 ही रहेगा। दूसरे वाले का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, वो भी v/4l आएगा, लेंथ तो उतना ही है, लेकिन अब क्या चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज किया है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो छोटे टेम्परेचर के लिए वेलोसिटी कैसे निकालने का, v + 0.61 इंटू टी, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर। तो v इनिशियल प्लस 0.61, हर एक डिग्री के लिए 0.61 से बढ़ता है, 10 डिग्री से बढ़ा है तो 0.61 इंटू 10। ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट है, याद रखो, एररलेस में भी है। v एट ओरिजिनल टेम्परेचर प्लस 0.61 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10 डिग्री का। तो इन दोनों का मैंने रेशो लिया, तो n1/n2 इन दोनों का रेशो लिया, तो क्या होता है 4l कैंसिल होता है और ये रेशो आता है। अब यहां पर वेलोसिटी कितना है वो भी नहीं दिया, साउंड का वेलोसिटी कितना है ये वो भी नहीं दिया। वो जनरली कितना रहता है 330, लेकिन मैंने 300 इजी करने के लिए 300 पकड़ के कैलकुलेट किया। तो कैसे कैलकुलेट किया है मैं बोलता हूँ, 330 ही पकड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने 300 पकड़ा इजी करने के लिए। तो n1 दिया है 300, n2 हमको निकालना है, v कितना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस कितना है 300 है, और 300 प्लस है 6.1, ये ऊपर का फैक्टर, टेम्परेचर बढ़ने के वजह से ये थोड़ा बढ़ेगा ना वेलोसिटी, तो वो कितना होता है 306। तो ऊपर का ये सॉल्व करके n2 निकाला तो 306 आता है। तो अभी पहले का फ्रीक्वेंसी 300 है n1, दूसरे का फ्रीक्वेंसी 306 है, तो कितना बीट्स प्रोड्यूस होगा 6, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं। तो 330 पुट करके मैंने वापस कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आ रहा है 5.4। तो 5.4 वाला ऑप्शन है आंसर में, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 दोनों अच्छे हैं, तुम लोग एकदम अच्छे से देखो, उसको अंडरस्टैंड करो पूरा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 में 4 वेव्स दिए हैं, ऐसा y1 y2 y3 y4 दिया है, और सबका एडिशन करके निकालो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है और रिजल्टेंट इपोक कितना है, इनिशियल फेज कितना है बोला है। तो y1 मैंने एज इट इज रखा है, y2 को क्या किया है मैंने 4 cos ωt प्लस π/2 प्लस माइनस रहता है तब क्या करने का, cos को चेंज करके साइन करने का, तो साइन ωt, ये चेंज करने का फॉर्मूला तुम लोग देखो, ये π/2 प्लस माइनस रहता है तो चेंज कैसे करने का। अगर ये पता नहीं है तुमको तो अभी अभी मैंने फाउंडेशन के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री का शायद ये दूसरा तीसरा लेक्चर रहेगा, तुम लोग देखो वहाँ पे हर एक वीडियो ओपन करके ये कन्वर्ट कैसे करने का मैंने बताया है, वहाँ पे कन्वर्ट कैसे करने का शायद सेकेंड लेक्चर रहेगा, सेकेंड मोस्टली सेकेंड ही रहेगा, सेकेंड या फिर थर्ड लेक्चर, 4 लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री के, उधर देखो। तो π/2 प्लस माइनस रहता है तब क्या होता है चेंज, कॉस क्या बनता है साइन, और cos ωt प्लस π/2 प्लस सम एंगल, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है सेकंड में cos क्या रहता है निगेटिव, तो ये माइनस आता है। इसको कन्वर्ट करके लिया, फिर इसको भी कन्वर्ट करके लिया,
फिर नीचे वाले को भी कन्वर्ट करके लिया। कन्वर्जन नहीं आता तो तुम लोग जरूर वो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखो, तुम लोग सीरियस हो, अच्छा स्कोर करना है तो देखना पड़ेगा। देख लो, इजी है, एक आधा घंटे का काम है, तुम लोग एकदम सुपर, एकदम इजी है, आधा घंटे में सब अच्छा से लर्न हो जाएगा। वीडियो का स्पीड थोड़ा मैंने धीरे धीरे पढ़ाया है, तुम लोग यूट्यूब पे है वो वीडियो का स्पीड बढ़ा के देखो, 1.5 पे देखो, समझ में आएगा सब। तो ये मैंने कन्वर्ट करके लिख लिया है सब, ठीक है। तो y1 और y3 तो सेम ही आ रहा है, तो y1 प्लस y3 मैंने यहाँ पे किया है, उसको p1 नाम दिया है। y1 प्लस y3 कितना, ये 8 है, यहाँ पे -2 है, तो 6 cos ओमेगा टी, दोनों का cos ओमेगा टी है, यहाँ पे पर भी और यहाँ पर भी, तो 6 हो जाएगा। और y2 और y4 में क्या है, साइन है, तो -4, वो साइन ओमेगा टी कॉमन निकालो, तो -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3। अब इन दोनों का मैंने ये एडिशन यहाँ पर किया है, 6 cos ओमेगा टी इधर लिया, सबका ही करना है ना, तो पहले दो का किया फिर उनका किया। और -3 sin ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसा वापस उल्टा कन्वर्जन, ये तुम लोग रट्टा मार के रखो, साइन ओमेगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू cos π/2 प्लस थीटा, ये लिख के रखो, रट्टा मार के रखो, क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू cos π/2 प्लस थीटा, ठीक है। चलो, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, कॉस एक ही चाहिए, तो फेज डिफरेंस निकालना है ना, इसलिए एक ही चाहिए, कॉस यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कॉस ही चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, बस एम्पलीट्यूड चाहिए मुझे इन दोनों का, तो कैसा, √(a1² + a2² + 2a1 × a2, डॉट मतलब इंटू है, इंटू कॉस ऑफ फेज डिफरेंस, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, π/2, तो यहाँ पे आया वो √45 आता है। tan ऑफ फाई का फॉर्मूला क्या रहता है, tan ऑफ फाई का a1 इधर है, sin α1 नहीं है मतलब 0, प्लस a2 sin α2 अपॉन a1 cos α1 प्लस a2 cos α2, इसको किया तो 3/6, आंसर कितना आता है, 1/2, तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 आता है 5। यहां पे cos है, इसलिए या r का फॉर्मूला या फिर tan का फॉर्मूला कुछ अलग नहीं होता, सेम ही आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, सी वाटर और, चलो 14 में क्या बोला है, सी वाटर का बल्क मॉड्यूलस और फ्रेश वाटर का बल्क मॉड्यूलस सेम है, तो दोनों का ऊपर का पार्ट सेम है, लेकिन डेंसिटी किसका ज्यादा रहता है, सॉल्टी वाटर का डेंसिटी ज्यादा रहता है, सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा रहता है, और फ्रेश वाटर का डेंसिटी क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। तो अब क्या बोला है, सी वाटर में और फ्रेश वाटर में स्पीड सेम चाहिए, साउंड का स्पीड सेम चाहिए, साउंड का स्पीड का ये फॉर्मूला है, रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस अपॉन रो। सी वाटर में और फ्रेश वाटर में क्या चाहिए हमको, वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम चाहिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम कैसे होगा, अभी बल्क मॉड्यूलस तो सेम है, ठीक है, लेकिन रो सी वाटर का बड़ा है ना, तो रो सेम करने के लिए सी वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सी वाटर का रो डेंसिटी क्या रहता है, बड़ा रहता है, उसको फ्रेश वाटर के लेवल पे लाने के लिए सी वाटर का डेंसिटी इधर है, फ्रेश वाटर का डेंसिटी इधर है, तो सी वाटर का डेंसिटी बड़ा है तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो ये डेंसिटी इस लेवल पे लाने के लिए, ये डेंसिटी सी वाटर को कम करने के लिए सी वाटर का टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो सी वाटर का टेम्परेचर ज्यादा चाहिए और फ्रेश वाटर का टेम्परेचर उसके कंपैरेटिवली कम चाहिए, तो इसका डेंसिटी टेम्परेचर कम है इसलिए ज्यादा रहेगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए कम रहेगा, और दोनों का डेंसिटी जब इक्वल होता है तब दोनों में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है। तुम लोग पेपर निकाल के क्वेश्चंस रीड करते जाओ, उसके बाद ही ये आंसर्स देखते जाओ, और डाउट्स एकदम अच्छे से करो, ठीक है। डाउट सॉल्व करो तभी मार्क्स बढ़ने वाला है, अभी थ्योरी पढ़ के मार्क्स नहीं बढ़ने वाला। चलो देखो, तो दो रॉड्स है ऐसे, दोनों में टेंशन सेम है, रॉड से या वायर से शायद, दोनों में टेंशन सेम है, दोनों का डायमीटर 0.9 0.93 दिया है। अब पूछा क्या है, दोनों में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होने वाला है, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी, उनका रेशो चाहिए।
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये रहता है P+1/2L √T/m। T टेंशन इन द वायर, M मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, L लेंथ ऑफ द वायर, P क्या है, ओवरटोन का नंबर। यहां पे फंडामेंटल है इसलिए ओवरटोन का नंबर क्या लेने का, 0, तो 1/2L ये फॉर्मूला बनता है। M मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इंटू रो, एरिया ऑफ द वायर इंटू डेंसिटी। ठीक है, चलो तो N1/N2 किया, जो सेम है वो कैंसिल हो गया, लेंथ सेम था, टेंशन सेम था, रो सेम था, मटेरियल सेम ही है ना, तो रो सेम था, तो एरिया में रेशियो है A2/A1। एरिया मतलब पायर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो गया, R2 स्क्वायर का रूट निकला ना, तो R2/R1। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो डायमीटर 2/डायमीटर 1, जो दिया है वहां पे पुट करके आंसर नहीं करो, काम हो गया। 90/93 आया। ये N2/N1 थोड़ा यहाँ पे जो है वो मैंने उल्टा करके लिखा है इधर, और ये वाला भी इधर उल्टा करके लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो नहीं फाइंड आउट करने का, पहले मैं जो बोला वो गलत बोला। यहाँ पे परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है, तो नीचे वाला मैंने ऊपर से माइनस किया, कंपोनेंट डिविडेंडो, तो ये 93 ऊपर से माइनस किया 90 में से, तो -3/93, इधर भी वो आया, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपन इनिशियल आया। इसको अगर ये फ्रैक्शनल चेंज है, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो ये है परसेंटेज चेंज। तो इसको सॉल्व करके देखो, ऑप्शन सी आता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 45 में दो मेटल से A एंड B, और दोनों का वर्क फंक्शन का रेशियो क्या है, 1:2। दोनों का वर्क फंक्शन का रेशियो क्या है, 1:2। तो पहले मेटल पे फ्रीक्वेंसी आया न्यू, दूसरे मेटल पे फ्रीक्वेंसी क्या पुट किया है, 2 न्यू, वहां पे बोला है फ्रीक्वेंसी डबल फ्रीक्वेंसी इस पे पुट किया है। तो उनके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक ए में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपॉन बी में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दोनों का रेशियो लेना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, hν-φ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, hν-φ, ए के लिए अपॉन बी के लिए। तो hν/-φ, लेकिन बी के लिए क्या है, फ्रीक्वेंसी भी डबल है, इसलिए मैंने 2 न्यू लिया, तो ये 2 बाहर आके बेटा इधर 2h इंटू 2 न्यू, तो 2 इधर आया। और वर्क फंक्शन भी उसका डबल है ना, बी का, वो भी दिया है ना, वर्क फंक्शन भी डबल है। इसका 5 पकड़ा है मैंने ए का, तो बी का कितना हो जाएगा 2/5। तो रेशियो लेके देखो तो हाफ आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो डाउट्स, बस ये वीडियो देख के मत छोड़ो, वीडियो देखने के बाद तुम खुद डाउट सॉल्व करो। डाउट्स अगर सॉल्व करोगे तो ही मार्क्स बढ़ने वाला है, मैं जो बोलता हूं वैसा याद रखो। तुमको अगर अच्छा स्कोर करना है तो डाउट्स खुद सॉल्व करो। एक बार देखो वीडियो नो प्रॉब्लम, लेकिन डाउट खुद सॉल्व करो, उसके बाद पूरा सॉल्व करो, फाइनल आंसर तक डाउट सॉल्व करो, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। एग्जाम होने तक कुछ नहीं भूलेगा, जो भी ये मिस्टेक्स हुआ है ये मिस्टेक्स वापस नहीं होगा अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो। अगर नहीं सॉल्व करोगे, बस वीडियो देख के छोड़ दोगे, बस वीडियो देख के छोड़ दोगे, तो फिर ये वापस गलती हो सकता है तुम्हारा, ये फिर वापस गलती हो सकता है। तो सॉल्व करो, फिजिक्स रीड करने का सब्जेक्ट नहीं है, सॉल्व करो, जितने भी डाउट्स है वापस सॉल्व करो। 2-3 महीना अपन को एक्स्ट्रा मिला है, उसका बेनिफिट ले लो, अच्छा स्कोर करो। ठीक है, 580 600 क्रॉस होना चाहिए, फिजिक्स में 140 130 क्रॉस होना चाहिए। अच्छा पढ़ाई करो, थोड़ा टाइम बचा है, अभी जम के पढ़ाई करो। ठीक है, चलो बाय।